कार्यकर्ताओं को का परिचय करा रहे थे अभी, वो इसलिए करा रहे थे कि ज़्यादातर समय एक शिकायत आप लोगों की रहती है कि जन स्वराज में सिर्फ प्रशांत किशोर ही दिख रहे हैं और कोई दूसरा नहीं दिखता है। तो दूसरा कोई दिखता है तो उसको आप लोग देख भी नहीं रहे हैं। और जिन साथियों का परिचय कराया अभी केशव भंडारी जी ने, उसके साथ दो और हमारे साथी जो युवा साथी हैं, बहुत पहले दिन से दरभंगा में लगे हुए हैं। एक हमारे पीछे खड़े हैं आमिर हैदर साहब, इनसे बहुत पहले दिन से जब दरभंगा में मैंने काम करना शुरू किया है जनसुराज ने, तो उसके मजबूत स्तंभ रहे हैं। और आज यहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर मोहन मिश्रा जी के लड़के हैं उद्भट मिश्रा जी, जो जनसुराज का हिस्सा बने हुए हैं, बन रहे हैं। यहाँ पर औपचारिक तौर से आज इस परिवार का हिस्सा भी बनेंगे। और बाकी सारे साथियों से आपका पुराना परिचय भी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप समय निकाल कर यहाँ आए हैं। आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। मैं अभी आधे घंटे 45 मिनट यहाँ पर हूँ, आप अपना अपना सवाल कर सकते हैं। अपनी कोई बात नहीं कहनी, अपनी बात तो 2-2.5 वर्ष से कह ही रहे हैं। पार्टी का विस्तार होने के बाद पहली बार आप दरभंगा आए हैं, कैसा है सफर आपका सफर? और ये किस चीज के लिए आपने फिर से दोबारा शुरू किया? ये पार्टी, जैसा आपने कहा कि 2 अक्टूबर को पार्टी बनने के बाद ये पहली बार मैं वापस दरभंगा आ रहा हूँ। तो पार्टी के साथी मित्रों से मिलना भी चाह रहा हूँ और ये सुझाव लोगों का रहा है कि पार्टी बनने के बाद एक बार मुझे यहाँ की जनता से भी मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ मैं करीब 1-1.5 वर्ष पहले आया था, तब पदयात्रा के दौरान तब पार्टी नहीं थी। अब पार्टी है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी की एक संरचना है। तो अब उन साथियों से मिलना चाहता हूं और उनके जरिए जनता से मिलना चाहता हूं, इसलिए आज एक दिन यहाँ दरभंगा में अभी आज आए हैं। लेकिन मैं अभी दरभंगा में 3 दिन और आऊँगा, आने वाले 1 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने में यहाँ दरभंगा में 2-3 बार और आऊँगा। और पूरे दरभंगा में जो भी साथी जनसुराज से जुड़े हुए हैं उनसे मिलने का प्रयास करेंगे और यहाँ की जनता को जनसुराज के उद्देश्य से हम लोग की जो परिकल्पना है और चुनाव को लेकर जो दृष्टि है उसको उस जनता से उसको साझा करने का प्रयास करेंगे। प्रखंडवार के जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा है, प्रखंडवार जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसका क्या उद्देश्य? नहीं, प्रखंड वाइज कोई कार्यक्रम नहीं शुरू किया गया है। 2 तारीख से जनसुराज विस्तार के नाम से ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जनसुराज से जुड़े हुए जो भी साथी हैं वो अपने घर पर 25-50-100 लोगों को बैठाकर एक छोटा संवाद करते हैं। और उसके तहत बिहार में हर दिन करीब 1500 ऐसी सभाएं होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। दरभंगा में भी वो काम चल रहा है। आगे 2-3 महीनों में आपको उसमें और विस्तार होता दिखेगा। प्रतिदिन मार्च के अंत तक 3000 बैठकें डेली होंगी, जो आप अभी देख रहे हैं। इसमें और विस्तार होगा। प्रतिदिन 3000 जगहों पर जनसुराज की छोटी बैठकें होंगी, जो लोग अपने घर पर, बरामदे में, दलान में या अपने गांव के स्तर पर आयोजित करेंगे, ताकि जनसुराज के विचार, इसकी सोच, इस पार्टी के प्रयासों को घर घर पहुंचाया जा सके। बिहार में चुनाव है और आने वाले वक्त में चुनाव की तैयारी पार्टियों ने शुरू कर दी। अभी तक तो आप भ्रमण पे थे बिहार में, अब आप पार्टी निर्माण कर चुके हैं। पार्टी निर्माण करने के बाद आज के परिप्रेक्ष्य में आप वर्तमान में बिहार की राजनीति को किस तरह से आंकते हैं और देखते हैं? बिहार की राजनीति को ऐसे देखते हैं, 2-3 बातें हैं जो कि बिल्कुल स्पष्ट है। पहला कि यहाँ की जनता बहुतायत मेजॉरिटी जो है वो बिहार में परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। चाहे आप जदयू के समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक हैं या राजद के समर्थक हैं, बड़ी संख्या में लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति जनसुराज को चाहता हो, लेकिन बदलाव तो निश्चित तौर पर ज्यादातर लोग चाहते हैं। अब आने वाले समय में, अगले 6-8 महीनों में, जब जनता के सामने सारे विकल्प होंगे, दल होंगे, दल की विचारधारा होगी, उनके प्रोग्राम होंगे, उनके नेता होंगे, तो अगले 4-5-6 महीनों में जनता उनका आकलन करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से जिन पर भी उनका विश्वास होगा उनको वोट देगी। तो एक बात तो आप निश्चित जानिए कि बिहार में बदलाव तय है। बदलाव का वाहक कौन बनेगा, जनता किसको मोहर लगाएगी, उस पर विवाद हो सकता है। कोई कह सकता है कि जनसुराज जीतेगा, कोई कह सकता है भाजपा जीतेगी, कोई कह सकता है राजद जीतेगा, लेकिन बदलाव निश्चित है। एक और बात जो निश्चित है, जिसको आप लिख सकते हैं,
कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिणाम आए उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, क्योंकि अगर एनडीए जीता तो भी भाजपा बड़े दल होने के नाते वो लोग अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया, और अगर एनडीए नहीं जीता तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो किसी भी परिस्थिति में अब नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बिहार विल सी ए न्यू चीफ मिनिस्टर, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कौन बनेगा, जैसा मैंने आपको कहा कि बदलाव निश्चित है, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल का समाप्ति निश्चित है। कौन दल जीत कर आएगा और कौन इसका नेतृत्व करेगा वो अगले 4, 5, 6 महीनों में आपको स्पष्ट होगा। लालू राज जो है नीतीश राज से बेहतर राज था। किसने कहा? आपने। ये शब्द आपके हैं। किसने? हम तो हमेशा यही कहते हैं कि लालू राज और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। लालू जी के राज में अपराधी गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी कलम लगाकर लूट रहा है। हम लोग तो ये गांव गांव घूमकर हमने 2 बरस कहा कि लालू जी के राज में जो अपराधी था वो रात में गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में तो अधिकारी दिने में गन लगाकर लूट रहा है। और जैसे लालू जी के राज में अपराधी किसी से नहीं डरते थे, उसी तरह नीतीश कुमार के राज में भी अधिकारी किसी से नहीं डरते। आप लोग भी रोज देख रहे हैं। तो दोनों जो राज है इसमें फर्क कुछ नहीं है। जनता का हजामत दोनों में बना है, इसीलिए जनता दोनों से मुक्ति चाहती है। प्रशांत जी, आने वाला जो भी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के तैयारी चल रही है। प्रशांत जी, ये बताइए कि आपके पार्टी से बहुत सारे उम्मीदवार रिज्यूम भेज रहे हैं आपको आगामी चुनाव में चुनाव लड़ने को लेकर के। दरभंगा में आज आप हैं, दरभंगा से भी बहुत सारे रिज्यूम गए हैं। दरभंगा को लेकर के क्या निर्णय कर रहे हैं? जो रिज्यूम जा रहा है उस पे क्या विचार चल रहा है? जनसुराज में और दूसरे दलों में यही फर्क है कि अगर आपको उम्मीदवार बनना है जनसुराज में तो आपको टेबल के अंदर कोई डीलिंग नहीं करनी है, कोई जातीय समीकरण नहीं बनाना है। आप बिल्कुल पारदर्शी तरीके से आवेदन दे सकते हैं और आवेदन देने के बाद अपने क्षेत्र में अपना नाम के नीचे संभावित उम्मीदवार रखकर आप जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, ताकि जनता आपका आकलन करे, देखे, समझे और हम लोग को भी उसका फीडबैक मिले। मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूं कि 12,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया है बिहार में। 12,000 से ज्यादा लोगों ने जनसुराज के प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन दिया है। जनसुराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताया है कि इन उम्मीदवारों का, आवेदकों का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। और जून जुलाई आते आते हम लोग का ऐसा मानना है, हम लोगों ने घोषणा की है कि किसी दल से पहले जुलाई आते आते हम लोग सारे विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा उन आधार पर, जो कि हम लोगों ने अभी साझा किया है, उन आधार पर मूल्यांकन के बाद जो भी जनता जिसको कहेगी वो उम्मीदवार होगा। जनसुराज में उम्मीदवारी का पैमाना जाति नहीं है, पैसा नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी, जो मैं 2 साल 2.5 साल से कह रहा हूँ, गरीब से गरीब आदमी भी अगर क्षेत्र की जनता उसके नाम पर मोहर लगाती है तो जनसुराज अपने खर्चे से उस आदमी को चुनाव लड़ाएगा। लेकिन हम लोग किसी बालू माफिया, किसी शराब माफिया, किसी रंगदार बदमाश मर्डरर को टिकट नहीं देने वाले हैं, उनको लड़ने का अवसर नहीं देने वाले हैं। व्यक्ति अच्छा हो, उसका चरित्र अच्छा हो, उसका काम अच्छा हो, गरीब हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जाति की संख्या ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन जनसुराज अपने इस सिद्धांत पर, बात पर कायम है कि अच्छे लोगों को ही चुनाव लड़ाया जाएगा। आने वाले समय में प्रशांत किशोर किस जगह से चुनाव लड़ेंगे ये तय पार्टी को करना है। मैंने अपने पहले प्रेस वार्ता में भी पूर्वी चंपारण में बताया कि प्रशांत किशोर दल से ऊपर नहीं है। अगर दल के सभी साथी मिलकर ये तय करेंगे कि प्रशांत किशोर को भी चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे। दल के लोग अगर तय करेंगे कि दरभंगा से लड़ना है तो दरभंगा से लड़ेंगे। दल के लोग तय करेंगे कि राघोपुर से लड़ना है तो राघोपुर से लड़ेंगे। जो दल तय करेगा वो प्रशांत किशोर करेंगे, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं। दो नाम का चर्चा आ रहा है कि आपकी पार्टी ने कंफर्म कर दिया। किसको? डॉक्टर उद्भट मिश्रा है और एक है डॉक्टर शुएब साहब है। ऐसा 2 नाम चर्चा में है कि उसको आप लोगों ने कंफर्म किया, क्या ये सही है? अभी 2 नाम कैसे कंफर्म करेंगे? सीट एक है तो 2 कैसे कंफर्म होगा? आपको सवाल चर्चा चल रहा है। मैंने आपको पहले बहुत सारे मैंने आपको पहले कहा
मैंने आपको पहले कहा कि जन सुराज में बिल्कुल ये पारदर्शी व्यवस्था है। आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, दरभंगा की जनता को भी मालूम है कि कौन से लोग जन सुराज की ओर से चुनाव लड़ने का आवेदन दिए हैं। अब अगले 4 महीने तक ये आवेदक अपने क्षेत्र की जनता में, दरभंगा के जनता के बीच में जाएंगे, काम करेंगे और इस 4 महीने में हम लोग क्षेत्र की जनता से बात करके ये जानना समझना चाहेंगे कि जितने भी आवेदक हैं, इंक्लूडिंग जो नाम आप ले रहे हैं, इनमें जनता किसको ज्यादा पसंद करती है। जिसको जनता चाहेगी वो उम्मीदवार बन जाएगा। जिम्मेदारी मिलेगी आगामी विधानसभा में, इन लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी। जिम्मेदारी तो अभी मिली हुई है भाई। दल कोई अकेले प्रशांत किशोर तो चलाते नहीं है। दल में काम करने वाले हजारों वर्कर रात दिन प्रशांत किशोर से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तभी तो हम लोग की जो भी आप जन सुराज का देख रहे हैं, 2 बरस में बिहार में किसी दल ने इतना अपना फैलाव नहीं किया है। तो ये विचारधारा की ताकत है, ये जन सुराज की सोच की ताकत है और सबसे बढ़कर जन सुराज से जुड़े हुए हजारों कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं, ये उनकी उसी वजह से है। वरना 2 बरस पहले कोई नाम नहीं जानता था कि जन सुराज क्या है। आज घर घर में आप चर्चा कर रहे हैं। 2 बरस में कोई दल आज तक इतना तेजी से बढ़ा नहीं है बिहार में जितना जन सुराज बढ़ा है। सी वोटर सर्वे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या सी वोटर सर्वे में क्या है? आप तीसरे पोजीशन पे रहे, 15% वोट लेकर के। अभी हमको तो मालूम नहीं है। 15% तो बहुत बड़ा नंबर होता है। 15% जो है, आप अभी तक तो आप लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कौन है, जन सुराज कहाँ है। तो 15% आदमी अगर कह रहा है तो ये तो आपको देखने समझने की जरूरत है। हम सी वोटर या किसी भी सर्वे एजेंसी के नंबर पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। 2-2.5 साल से हम बिहार में घूम रहे हैं और थोड़ी बहुत सर्वे और नंबर की जानकारी मुझे भी ये समझ है। वो सी वोटर का नंबर है, वो स्वतंत्र है, उनका स्वागत है जो लिख रहे हैं, जो बता रहे हैं। आप आने वाले 3-4 महीने में देखिए किसका नंबर कहाँ रुकता है। अभी जिस दरभंगा में आप हैं, यहाँ पर पहले राजद का गढ़ हुआ करता था। अब जो है कई सालों से जो है भाजपा यहाँ गढ़ बनाई है। आपने उसको कहते हैं लोकप्रिय विधायक है यहाँ। ज्यादातर शहरी क्षेत्र में लालू जी के जंगल राज के बाद से शहरी क्षेत्रों में भाजपा के विधायक इसलिए जीतते रहे हैं कि लोग लालू जी के पार्टी को वापस नहीं वोट देना चाहते हैं। दरभंगा में जो स्थिति है, ऐसा कई जगहों पर स्थिति ऐसी है जहां लोग विधायक से बहुत नाराज हैं, लेकिन किसी भी हालत में वो राजद को वोट नहीं दे सकते हैं, राजद का जंगल राज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाजपा के विधायक जीत रहे हैं। जैसे ही जन सुराज अभी आएगा, आप देखिएगा सीधा मुकाबला भाजपा वर्सेस जन सुराज में होगा। खासकर शहरी क्षेत्रों में बिना किसी लाग लपेट के दरभंगा शहर में सीधी लड़ाई जन सुराज और भाजपा में होगी और निश्चित तौर पर भाजपा को यहाँ हारना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने दिन से यहाँ पर रहे हैं, इतने दिन से रहे हैं और जनता एकदम त्रस्त है आपके यहाँ विधायक से। 3,17,000 करोड़ का बिहार का बजट है। 3,17,000 करोड़ का जो बिहार का बजट पेश हुआ है, उसमें शिक्षा का बजट 60,000 करोड़ दिया गया। क्या लगता है शिक्षा में कोई क्रांति आएगी बिहार? मेरे भाई, आप लोग भी सवाल पूछने से पहले आपने कहा कि बिहार के शिक्षा का बजट है 60,000 करोड़। अरे सुन तो लो भाई, बढ़ा कहाँ दिया गया? पिछले साल 50,000 करोड़ था। तो जब 50,000 करोड़ से 50 को लड़का पढ़कर नहीं निकला, 50 अच्छा विद्यालय नहीं बना, तो 60,000 करोड़ से कैसे सब आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा? आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कल तक 0 था और आज 60,000 करोड़ हो गया। भाई, अरे भाई बढ़ गया। आप भी यहीं पे रहते हैं, एक विद्यालय बता देना जहाँ पर सुधार हो गया, तो हम आएंगे उसको देखने के लिए और आपके सामने उसका सम्मान भी कर देंगे। आपकी पार्टी को चुनाव लड़ेगी, क्या मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ लड़ेगी? बिहार में जन सुराज अपने सोच के साथ चुनाव लड़ेगी। बिहार में बदलाव होना चाहिए, इसके लिए चुनाव लड़ेगी। बिहार में विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा को के डर से लालू को वोट देने की जो परिपाटी है, उसको खत्म करने के लिए वोट लड़ेगी। बिहार में जन सुराज इसलिए चुनाव लड़ेगी ताकि बिहार के बच्चों के लिए देश में सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बनाई जा सके, 1 वर्ष में यहाँ से पलायन रोका जा सके, सभी बुजुर्ग माता बहन और भाइयों को 2,000 रुपया, 400 की जगह 2,000 रुपया पेंशन मिल सके, किसानों को मनरेगा के तहत मुफ्त में मजदूर मिल सके
और सबसे बढ़कर यहाँ पर घर घर रोजगार आए, इसके लिए सरकारी गारंटी पर 4% सालाना ब्याज पर लोगों को लोन मिल सके, कर्ज मिल सके। इन 5 बातों के साथ, इस 5 एजेंडे के साथ, इस 5 कार्यक्रम के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चेहरा कौन होगा? चेहरा कौन होगा? चेहरा जो जिसको भी जनता चुन देगी वही चेहरा होगा। सीएम कौन होगा? जब विधायक चुनकर आएंगे तो आपको सबको निमंत्रित किया जाएगा और आपके सामने बैठकर विधायक चुन लेंगे कि कौन सीएम फेस बनेगा। चलिए, कम से कम आप लोग इतना तो मान रहे ना कि वो स्थिति है कि सीएम फेस हम लोग को चुनना है। सीएम फेस जन सुराज को चुनना है, इतना तो मान रहे हैं ना आप लोग। जाहिर सी बात है सर, चुनाव अरे भाई, ऐसा है बिहार में, एक मिनट, बिहार में क्या भाजपा से पूछ सकते हैं कि आपका सीएम फेस कौन होगा? वो तो नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि भाजपाइयों ने मान लिया है कि बिना उनके काम नहीं चलेगा। राजद का तो पता है भैया, लालू जी के लड़के ही होंगे, क्योंकि वो लालू जी के लड़के हैं। सीएम फेस पर सवाल पूछने का तो अवसर आपके पास एक ही दल के पास है, वो जन सुराज, क्योंकि यहाँ कोई व्यक्ति बन सकता है, जो भी काबिल है वो बन सकता है, और ये भी तय है कि कोई ना कोई जन सुराज का ही बनेगा बिहार में मुख्यमंत्री। गठबंधन को, एक मिनट, गठबंधन को लेकर सैकड़ों बार कह चुके हैं, फिर रिपीट कर देते हैं। 2025 में जन सुराज 243 सीट लड़ेगा, 242 में। 2025 में भी गठबंधन नहीं, 2025 के बाद भी नहीं, और 2029 में भी नहीं। यह भी लिख लीजिए। हमने कहा है कि चाहे 10 वर्ष लग जाए, 2029 में भी एक सीट पर गठबंधन नहीं करेंगे। आप तो 25 का बात कर रहे हैं। प्रधान जी, ये बताइए, देखा यह जा रहा है कि चुनाव से पहले जो घोषणा पार्टियों का होता है उसमें मुफ्त का अनाज, मुफ्त का पैसा अकाउंट करते, वो वोट को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। आपका इसमें क्या कहना है? बिल्कुल कोई मुफ्त की बात नहीं कह रहे हैं हम लोग। 5 बातें जो हम लोग कह रहे हैं, हम लोग जो कह रहे हैं और जो सामने वाला कह रहा है उसको आप जांच लीजिए। तेजस्वी जी ने कहा कि यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपया महीना दे देंगे। अब आप लोग के सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में कैलकुलेटर है, जरा जोड़ना शुरू कीजिए। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं। अगर बच्चियों को हटा दें तो करीब करीब 5 करोड़ महिला हुई। 5 करोड़ महिला को अगर आप 2500 रुपया महीना देंगे तो टोटल बजट साल का आएगा 1,55,000 करोड़। बिहार का बजट, योजना बजट जो है वो 1 लाख करोड़ के आसपास का है। तो 1 लाख करोड़ का बजट है, उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया माई बहन योजना में दे देंगे। 200 यूनिट आप बिजली फ्री दे देंगे तो वो पैसा कहां से आएगा? उसके मुकाबले जन सुराज क्या कह रहा है? जन सुराज कह रहा है कि हम 10 वर्ष में बिहार में नई शिक्षा की स्थिति क्रिएट करेंगे, और जब तक नई शिक्षा व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक ये हर व्यक्ति को ये सुविधा होगी कि आप सरकारी विद्यालय अगर ठीक नहीं है, प्राइवेट में अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूल में भेजिए, फीस जो है वो सरकार भरेगी। क्यों कह रहे हैं? आप लोगों को लगता है कि सरकारी विद्यालय फ्री है। सरकारी विद्यालय फ्री नहीं है। सरकारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का खर्चा है 60,000 करोड़। तो हम लोग जो कह रहे हैं कि उन विद्यालयों में 60,000 करोड़ खर्चा करके अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो लोगों को ये अवसर दे दिया जाए कि आप तय करें कि आपका बच्चा सरकारी में पढ़ेगा कि प्राइवेट में, और अगर प्राइवेट में पढ़ेगा तो उसका फीस सरकार भरेगी। ये आरटीआई कानून में लिखा हुआ है, राइट टू एजुकेशन कानून में लिखा हुआ है कि अगर सरकारी स्कूल उपलब्ध नहीं है या वहां पढ़ाई नहीं हो रही है तो सरकार की ये जिम्मेवारी है कि प्राइवेट स्कूल में भी बच्चों को भेजा जाए। दूसरी बात, हम लोग कह रहे हैं कि पलायन 1 साल में रोक देंगे। इसमें फ्री का कुछ काम नहीं है। ये कहा जा रहा है कि बिहार से जो पूंजी का पलायन हो रहा है, हर साल 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया जो बैंक यहाँ से पैसा दूसरे राज्य में भेज रहे हैं, बिहार के लोगों का पैसा भेज रहे हैं, उस पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि का पलायन रोका जाएगा। और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुका उस दिन श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। तीसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा से किसानी को जोड़ा जाएगा। अभी मनरेगा का 60% पैसा दिल्ली में हम लोग सरेंडर कर रहे हैं। 100 रुपया बिहार को मिल सकता है, तो पिछले वर्ष बिहार ने सिर्फ 39 रुपया ही लिया है। हम लोग ये कह रहे हैं कि किसानों को यहाँ पर मजदूर जो है वो मुफ्त दिया जाएगा। मनरेगा में जो काम करना चाहता है वो खेतों में काम करे, किसानों के साथ मिलकर काम करे, उससे मनरेगा का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, भ्रष्टाचार रुकेगा और बड़े पैमाने पर कृषक बेहतर खेती कर पाएंगे, खासकर नगदी फसलों की खेती कर पाएंगे। चौथी बात हम लोगों ने कही
कि यहाँ घर घर रोजी रोजगार हो, उसके लिए 4% के ब्याज पर सरकारी गारंटी पर लोन मिलेगा। इसका टोटल खर्चा सरकार के बजट पर 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए आएगा। बैंक से लोन लीजिएगा 10% पर, तो अगर 1 लाख करोड़ रुपया का लोगों को लोन दिलवाना है तो 4% का मतलब है 4,000 करोड़ पब्लिक देगी और 6,000 करोड़ रुपया सरकार देगी। तो 6,000 करोड़ रुपया के बजट में प्रावधान से लोगों को 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण एडिशनल मिलने लगेगा। और अंतिम बात जो फ्री भी हम लोग कह रहे हैं, सिर्फ एक चीज वो कह रहे हैं कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिनको अभी 400 रुपया मिल रहा है उनको हम लोग 2,000 रुपया देंगे, विधवा और दिव्यांग इंक्लूडेड, और इसका पूरा खर्चा करीब करीब 12,000 करोड़ रुपया साल का आएगा। तो जो हम लोग की जन स्वराज की पूरी योजना है, इसमें बजट को देखकर सिर्फ 15 से 18,000 करोड़ रुपए ही हम लोग कह रहे हैं कि इन योजनाओं पर फ्री देने में या लोगों को पैसा देने में खर्च होगा। 80,000 करोड़ जो पैसा है उसको हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर बिहार को बेहतर बनाने में खर्च हो। ऐसा नहीं कि 1 लाख करोड़ का बजट है और हम वादा कर रहे हैं 3 लाख करोड़ का। 1 लाख करोड़ का अगर बजट उपलब्ध है, क्योंकि 3 लाख करोड़ का बजट है, लेकिन सरकार के पास खर्च करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया ही उपलब्ध है, क्योंकि 2 लाख करोड़ रुपया तो इंटरेस्ट और सैलरी वगैरह में जाता है। तो 1 लाख करोड़ की योजना में, 1 लाख करोड़ की बजट में हम लोग सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। सामने से तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का बजट है, 2 लाख करोड़ रुपया वो फ्री में दे देंगे। तो आप तय कर लीजिए, बिहार की जनता तय कर लीजिए कि कौन सोच समझ कर बोल रहा है और कौन बिना जाने समझे बोल रहा है। वोट पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ये हम बता। भाई वोट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम आकर कहेंगे कि हम दरभंगा को अमेरिका बना देंगे तो वोट पर प्रभाव पड़ेगा? पब्लिक बेवकूफ है। अगर मान लीजिए, अगर आप कह रहे हैं कि हम 2,500 रुपया दे देंगे तो पब्लिक ये नहीं पूछेगी कि भाई कहां से दे दोगे। 1 लाख करोड़ रुपया जब बजट है, आप बिहार का बात छोड़िए, देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है, इसको याद रखिए। दिल्ली और गोवा को छोड़ दीजिए तो देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जो अपने हर महिला को 2,500 रुपया महीना दे दे। कहां से दे दीजिएगा? पैसा ही नहीं है, कैसे दे दीजिएगा? बिहार में हालत ये, मध्य प्रदेश में कहा देता है भाई कुछ, अरे कुछ भी बोल रहे हो यार। मध्य प्रदेश में 1,000 रुपया दिया जा रहा है, वो भी कंडीशनल है, लाडली बहना योजना। कुछ भी बिना जाने समझे आप लोग राजनीति, यहाँ नेताओं की हालत खाली ये नहीं है, पत्रकार भी बिना पढ़े लिखे कुछ भी बोले जा रहे हैं। लाडली बहन योजना में 1,000 रुपया दिया जा रहा है, 2,500 और 1,000 में फर्क नहीं है। सर, बीजेपी विधायक का विवादित बयान अभी आया है कि होली के दिन मुसलमानों को घर से न निकलने की हिदायत दी है। बीजेपी के विधायक का बाप का राज है कि बीजेपी के विधायक कहेंगे तब लोग निकलेगा, नहीं निकलेगा। मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ के क्या है, जागीरदार हैं कि वो जो कहेंगे तो वही लोग निकले, वही लोग करेगा? नहीं, उनकी बातों को तो प्रशासन के लोग भी मानते हैं और प्रशासन जो है, अरे प्रशासन भैया, पब्लिक न मानना चाहिए। ये कोई अंग्रेजों का राज थोड़े ना है कि बीजेपी का विधायक यहाँ फरमान जारी करेगा, लाट साहब हैं और पूरी पब्लिक मान लेगी। पब्लिक वो करेगी जो उनको सही लगेगा। बीजेपी के विधायक यहाँ के लाट साहब नहीं है, उनकी जागीर नहीं है। पब्लिक वो कैसे कह सकते हैं कि किसी जाति का, किसी संप्रदाय का आदमी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सर, कई तरह की योजनाओं करोड़ों का आपने बता दिया सारा चीजें। बिहार में जो इनकम की बात की जाए, इनकम का जो स्रोत है, और केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं करे तो सैलरी देने का पैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे इसको मैनेज? अरे बता तो रहे, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ शराब और बालू के माफिया को अगर खत्म कर दिया जाए तो करीब करीब 25 से 30,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आने लगेगा। आप और हम देख रहे हैं, हम पहले लोग हैं, जन स्वराज पहला दल है जो रोज कह रहा है कि जैसे ही जन स्वराज की सरकार बनेगी हम शराबबंदी हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि पहली बात तो शराबबंदी है नहीं, सिर्फ सरकार ने दुकान बंद किया है, घर घर डिलीवरी करा रही है। दूसरी बात, इससे 15 से 20,000 करोड़ का बिहार का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास, शराब माफिया के पास। तीसरी बात, जिन महिलाओं के नाम पर यह शराबबंदी लागू की गई है, आज जरा पूछिए, 1 लाख से ज्यादा लोग आज जेल में अंडर ट्रायल हैं शराबबंदी के कानून के तहत। ज्यादातर लोग उसमें पिछड़े, वंचित, मुस्लिम और दलित समाज के लोग हैं जिनको कोई बचाने वाला नहीं है। इसी के तरह यहाँ देखिए बालू की हालत। पूरे बिहार में बालू सबसे बड़ा उद्योग है, जहां जाइए खाली अवैध बालू का खनन हो रहा है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का बालू रोज बेचा जा रहा है। सरकार की उस पर, सरकार को कितना पैसा उससे मिल रहा है? 1,100-1,200 करोड़।
और लोग बालू माफिया कितना कमा रहा है, 10,000 करोड़। तो बिहार में आय का पहला स्रोत है शराबबंदी हटाना, बालू माफिया को खत्म करना। इन दोनों चीज से बिहार में 25 से 30 हजार करोड़ रुपया एक्स्ट्रा जमा किया जा सकता है। एक अलग सवाल पर चलते हैं कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ हुए, जैसे बाबा बागेश्वर बोलते हैं, वो हिंदू राष्ट्र की मांग की घोषणा किया गया बिहार से ही जो है ये आंदोलन तेज होगा, और बीजेपी के विधायक लोग उनको कहीं न कहीं समर्थन दे रहे हैं। इस पर आपका क्या है? क्या करें, बाबा बागेश्वर क्या बिहार के हैं? क्या वही देश चलाते हैं? क्या संविधान उन्हीं के कहने से चेंज होगा? अरे भाई, हर व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। बाबा बागेश्वर भी आए हैं, अपना कुछ बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनके समर्थक उसको सुन सकते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन देश किसी बाबा के कहने से थोड़ी चलता है। देश चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलता है। देश का कानून संसद में बनता है, किसी बाबा के दरबार में तो बनता नहीं है। देश जो है वो संविधान से चलता है। अभी आप हिंदू राष्ट्र की जो मांग रख रहे हैं, ये कितना उचित है आपके नजरों में? और संविधान संशोधन करके वो मांग रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, यही हास्यास्पद है। इस देश को बनाने वालों ने, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने जब इस देश को सेकुलर राष्ट्र के तौर पर बनाया है, तो आप और हम कौन है हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले? क्या ऐसे मांग करने वाले लोग गांधी जी से बड़े समझदार हो गए? क्या गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सबसे बड़े यही लोग हो गए? और अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में जनता ने अपना मत दिया, कहा कि भाई भाजपा वाले रूल करो, लेकिन लिमिट में रह के रूल करो। अगर संविधान बदलने की बात करोगे तो जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। जो बात संविधान में आधारभूत बातें बताई गई हैं, उसमें संशोधन की कोई किसी को हिम्मत नहीं है। अगर होगा तो पब्लिक उसको उस हिसाब से निपटेगी, आप चिंता ना करें। लीगल एक्शन होना चाहिए उनको ऐसे बयान के लिए। अरे भाई, क्यों इतना तूल दे रहे हैं? उनके बयान को पूछ कौन रहा है? उनके बयान के आधार पर 13 करोड़ जनता थोड़ी ना वोट देती है। बीजेपी उनके बयान का समर्थन कर रही है। तो बीजेपी कर रही है तो बीजेपी जाएगी वोट लेने, तो जनता बताएगी। आप ये बताइए कि बीजेपी अगर उनके बयान का समर्थन कर रही है कि हम संविधान को बदलकर यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो फिर रोज प्रधानमंत्री और अमित शाह जी क्यों कह रहे हैं कि नहीं हम संविधान से एकदम बंधे हुए हैं? कौन बीजेपी में उनका समर्थन कर रहा है? कौन समर्थन कर रहा है? प्रधानमंत्री ने तो कहा नहीं, अमित शाह जी ने तो कहा नहीं, पार्लियामेंट में भाजपा को दम है तो कह दे कि हम हिंदू राष्ट्र लागू करेंगे, हम संविधान बदल देंगे। हमने तो सुना नहीं। अब कौन कहाँ क्या कह रहा है? कोई कर्नाटक में कह दिया, कोई अयोध्या में कह दिया, कोई बाबा के दरबार में कह दिया, उससे क्या लेना देना है भाई? वो तो कोई कहीं बैठ के कुछ भी कह सकता है। ये बताएं कि सिर्फ जय बिहार के नारे से कैसे वो चुनाव जीत सकते, जबकि कुछ समय से देश में सिर्फ ऐसे नारेबाजी होती है, भड़काऊबाजी होती है जिससे चुनाव जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में जय बिहार होना चाहिए कि कोई दूसरे का जय होना चाहिए? की क्या स्ट्रेटेजी है? अरे आप पहले हमको बताइए, सुनिए ना भाई, जीत पाएंगे नहीं, आप काहे घबरा रहे हैं? नहीं, जो माहौल चल रहा है उससे तो आप देख रहे हैं। माहौल आपको ज्यादा समझ है, हमको ज्यादा समझ नहीं है कि हम थर्मामीटर लगाकर बता दें कि माहौल क्या चल रहा है। जो बेसिक बात है कि बिहार में जय बिहार नहीं बोला जाएगा तो जय गुजरात बोला जाएगा। बिहार में जय बिहार नहीं बोला जाएगा तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोला जाएगा। अगर अपनी मिट्टी के लिए हम लोग जय बिहार कह रहे हैं तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है? बिहार का जय तो होना ही चाहिए। सर, आप कहते थे लालू के राज में जंगल राज को लेकर धरना दिया है, क्या एनडीए पर आरोप लगाया है कि ये लोग आरक्षण चुरा रहे हैं। तेजस्वी ने कल धरना दिया, इस पर आपकी क्या? कौन चुरा रहा है? अभी भाजपा सरकार। अभी तो तेजस्वी जी खुद सरकार में बैठे हुए थे। अरे यही ना चचा के साथ सरकार बनाए थे। कितना दिन पहले बनाए थे? 2 दिन पहले विधानसभा में तेजस्वी जी डोमिसाइल पर कुछ बयानबाजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, और यहाँ के लोगों को इतना मूर्ख समझ रहे हैं कि कोई ये जान नहीं रहा है कि भाई जब शिक्षकों की बहाली हुई तो शिक्षा मंत्री कौन था? चंद्रशेखर यादव। आप क्या थे? आप खुद डिप्टी सीएम थे। तो जब आप शिक्षकों की बहाली करा रहे थे या वो कार्यक्रम चल रहा था तो उस समय डोमिसाइल क्यों नहीं लागू किया? आज विपक्ष में आते ज्ञान हो गया, अभी नया त्रिनेत्र खुला है। अरे भाई, अभी तो आप डिप्टी सीएम थे, डोमिसाइल नीति को क्यों नहीं बदला? 15 साल माँ बाबूजी उनके मुख्यमंत्री थे। ये डोमिसाइल नीति किसने बनाया है? हम लोग तो सत्ता में थे नहीं।
बस दोनों ओर से आप ही रहिएगा। आप सत्ता में है तो कह रहे हैं कि नौकरी हमने दिया, और अभी कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति गलत है। तो भाई उस समय डोमिसाइल नीति के तहत ही तो 60-70% यूपी बिहार, यूपी मध्य प्रदेश के लोगों को नौकरी मिली है। तो उसके लिए जवाबदेह कौन है? तेजस्वी यादव जवाबदेह है। नौकरी देने का क्रेडिट अगर तेजस्वी यादव को है, तो यूपी और मध्य प्रदेश के लोगों को जो नौकरी मिली जो गलत डोमिसाइल नीति की वजह से, उसका इल्जाम भी उनको लेना चाहिए ना भाई। सर आप कहते हैं कि लालू के राज में जंगल राज था, नीतीश के राज हम कहते हैं कि कोर्ट ने कहा, पब्लिक कहती है, हम थोड़ा ना आप कहते भी हैं। तो कहते हैं ना, आपका आप क्या कहते हैं? हम लालू जी के राज में जंगल राज था कि नहीं था? अरे आप बता दीजिए कि नहीं। हमने नहीं देखा। अरे आपने नहीं देखा तो देश आजाद नहीं हुआ। सवाल पे ना एक मिनट रुकिए। देश आजाद हुआ तब हम लोग जिंदा नहीं, हम लोग का जन्म नहीं हुआ, इसका मतलब देश आजाद नहीं हुआ। लालू का जंगल राज हमारा शब्द है। कोर्ट ने कहा, बिहार ने कहा, बिहार की जनता ने कहा, देश ने कहा कि लालू जी का जो राज था वो जंगल राज था। दरभंगा में लगातार छोटी छोटी बच्चियों की जो है बलात्कार हो रही है, हत्या हो रहा है, तो आप लोग कह रहे हैं जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं सुशासन की सरकार है, आप क्या करें? अरे भैया, बीजेपी के कहने से क्या होता है? बीजेपी के लोगों की हालत तो ये है, आप कह रहे हैं कि किसी बच्ची के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। सुनिए तो, डाक बंगला चौराहा पर ये बीजेपी के नेताओं को नीतीश कुमार ने दौड़ा दौड़ा कर लाठी से मरवाया, और इन लोग का इतना हिम्मत नहीं है कि अपना सुरक्षा कर सके। एक दूसरे की क्या सुरक्षा करेगा? कुर्सी के लालच में जिन नेताओं को, एमपी और विधायकों को नीतीश कुमार ने डाक बंगला पर दौड़ा कर लाठी से पिटवाया, आज वो नीतीश कुमार का गुणगान कर रहा है। तो वो आपकी हमारी सुरक्षा क्या करेगा और हमारे आपके अधिकार के लिए क्या बोलेगा? एक चीज आपको बता दें कि भाजपा जो है बिहार में, इनसे ज्यादा कायर, इनसे ज्यादा डरपोक, इनके जैसा नेतृत्व विहीन कहीं भाजपा का यूनिट पूरा देश में नहीं होगा। इनको कोई, आप जिस सर्वे की बात कर रहे हैं, सी वोटर वाला, उसमें देख लीजिए कि भाजपा के नेता सम्राट चौधरी को कई % वोट आया है। तो फिर तेजस्वी क्यों कहते हैं कि आप भाजपा के बी टीम? अब तेजस्वी को भैया मुफ्त में मुसलमानों का वोट लेने का आदत लगा है। नहीं, आप सुन तो आ तो रहे उसी पर। आपको मुफ्त में वोट आदत लगा है कि मुसलमानों को डराओ कि भैया हमको न दोगे तो भाजपा आ जाएगी, तो बेचारा मुसलमान मजबूरी में वोट दे देता है। अब उनको दिख रहा है कि जितना सब राजनीतिक बंधुआ मजदूर था, जो हमारे लालटेन में किरासन तेल बम के जल रहा था, उसको एक दूसरा रास्ता दिख गया जो इससे बेहतर रास्ता है, जिसका नाम है जनसुराज। तो लालटेन से किरासन तेल निकलेगा तो लालटेन तो फकफकाएगा ही ना भाई, फकफका के फिर थोड़े दिन में बंद हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव की जो लालटेन है, जिस दिन मुसलमान उस लालटेन से निकल गए, किरासन तेल निकल गया, उस दिन उसका बूझना तय है। इसलिए वो घबरा रहे हैं और घबराहट में कुछ बोल रहे हैं। सर एक बात अभी आपने लगातार बोला है कि भाजपा जो है नीतीश कुमार को सीएम पद नहीं देगा, एनडीए नहीं देगा पद, तो क्या नीतीश कुमार को आप ये सेशन दे रहे हैं, डरा रहे हैं कि नहीं आप जल्द से जल्द पाला बदल लीजिए? अरे भैया, उधर लालू जी अब नीतीश कोई दरवाजा नहीं खोला है यार। पहले एक चीज आप लोग रिकॉर्ड पर नोट कीजिए, नीतीश कुमार आज तक जीवन में कभी भी भाजपा को छोड़कर चुनाव नहीं लड़े हैं, एक्सेप्ट 2015 जब मैंने लड़ाया था उनको महागठबंधन में चुनाव। नीतीश कुमार का राजनीतिक गुदा ही नहीं है कि वो भाजपा को छोड़कर चुनाव लड़ जाएं। वो भाजपा के संसाधन से, भाजपा की मदद से चुनाव लड़ते हैं, लड़ने के बाद पलटते हैं। आप तो यहाँ लंबी पत्रकारिता किए हैं, आप बता दीजिए जब नीतीश कुमार कोई चुनाव बिना भाजपा के लड़े हो, तो आप लोग का चुनाव से पहले कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो भाजपा वाला भी जान रहा है कि इनका कहानी अब है खत्म। 42 को विधायक घट के 25 को 20 को से भी कम हो जाएगा तो कौन उनको लेगा? नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ लड़ाई भाजपा से है, राजद से है, जनसुराज से है। नीतीश कुमार कोई फैक्टर ही नहीं है। आपसे बोले हैं अभी तो चर्चा में है। अरे चर्चा में तो बहुत चीज है। नीतीश कुमार जी आपसे बोले हैं कि हम अपने बेटा को लॉन्च कर रहे हैं। जदयू में पोस्टर तो हम यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का लगा देंगे, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं दरभंगा में चुनाव लड़ने? भाई जदयू ने कोई आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि नीतीश जी के लड़के आ रहे हैं। आप लोग जबरदस्ती कुछ भी चला देते हैं। अरे भाई ऐसा है, रुकिए, जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। नीतीश जी के लड़के पर भी नहीं करेंगे
और लालू जी के भी उन बच्चों पर नहीं करेंगे जो राजनीति में नहीं है। तो बेकार की बात न करें। अभी तक जदयू ने या नीतीश जी ने कहीं पर आधिकारिक या गैर आधिकारिक तौर पर उन्होंने ये नहीं कहा है कि नीतीश जी के लड़के पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, और अगर आए भी तो क्या दिक्कत है। लेकिन इस पर विवाद खड़ा करना ये अननेसेसरी, आप लोग न्यूज के लिए कोई भी बात कहे जा रहे हैं। प्रशांत जी, आपने कहा कि राजद के लालटेन में मुसलमान जो है तेल बनकर जल रहे थे। नहीं जल रहे थे। हाँ ठीक है, आपने कहा ऐसा। अब वो निकल रहे हैं और तो वो फकफका रहा है और निकल करके जन स्वराज की तरफ आ रहे हैं। जब दरभंगा में है, दरभंगा में 10 विधानसभा सीटें हैं, तो क्या माइनॉरिटी को जन स्वराज की तरफ से कितनी सीटें मिलेंगी? अरे भाई, माइनॉरिटी को कितनी सीट मिलेगी इसके लिए सवाल आपको पूछने की जरूरत नहीं है। जन स्वराज ने अपने संविधान में लिखा है कि जिस जाति की जितनी संख्या है उस जाति से उतने काबिल लोग निकालकर उनको उस जगह उनको टिकट दिया जाएगा। मुसलमानों की संख्या अगर 18% है तो 18% टिकट अच्छे काबिल मुस्लिम समाज के लोगों को मिलेगा। दरभंगा में भी मिलेगा, अररिया में भी मिलेगा, बक्सर में भी मिलेगा, चंपारण में भी मिलेगा। जब आप सीएम बनिएगा तब न दीजिएगा। टिकट देने के लिए सीएम बनने क्या जरूरत है? अभी आप अब चलिए खत्म किया जाए।